हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर सर्कल का थ्योरम को पूरे अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे। सर्कल का थ्योरम संख्या में ज़्यादा है, उसको समझना ज़रूरी है। जब हम समझ जाएंगे तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम में कहता है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एक जैसा हो, एक के ऊपर अगर दूसरे को रख दे तो पूरी तरह से उसको ढक ले, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब इसका रेडियस बराबर होगा। सपोज दैट इसका रेडियस अगर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका रेडियस भी यानी R2 भी ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये थ्योरम नंबर 1 है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन तो ऐसे होता है, आप लोग ट्रायंगल में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये है पहला थ्योरम। अब दूसरा थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। ये तो क्लियर है, बहुत आसान है। सर्कल का अगर रेडियस इक्वल होगा तो सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 कहता है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हो, सपोज दैट ए बी एक कॉर्ड है जो जिसका मेजरमेंट कुछ भी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है या कुछ भी है, और दूसरा कॉर्ड सी डी है, इसका मेजरमेंट भी सेम है ए बी के बराबर। तो दो कॉर्ड जब सेम हो तो उस कंडीशन में जो ये एंगल बनाएंगे सेंटर पे, वो सेंटर पे बना हुआ एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स ये अगर x डिग्री है और a और b से जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये भी हमारा x डिग्री ही होगा। ये है थ्योरम नंबर 2। इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। हम लिख सकते हैं इसको, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। यदि ए बी ये कॉर्ड, सी डी ये कॉर्ड दोनों बराबर हो, तो इस कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है, एंगल x, और इस कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है वो भी क्या होगा, x ही होगा। यानी एंगल सी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ बी के। ठीक है, यानी कॉर्ड बराबर तो सेंटर पे बना हुआ एंगल भी बराबर। ठीक है, क्लियर। ये था थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 3 क्या है, तो इसी का कन्वर्ज है। ठीक है, सेम चीज को इसमें क्या था, हम लोगों ने क्या देखा कि कॉर्ड बराबर है तो सेंटर का एंगल इक्वल हो रहा है। और थर्ड में क्या होगा कि सेंटर का एंगल अगर इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा। ठीक है, इसी को समझिए तो उलट दिया गया है। तो यहां पे उसको लिख लेते हैं एक बार। सपोज दैट ये एंगल है y डिग्री, मान लेते हैं ए बी, ये ए ओ बी, ये y डिग्री का एंगल बनता है। और दूसरा कोई कॉर्ड है, ये मान लेते हैं सी और डी, ये भी सेंटर पे y डिग्री का ही एंगल बना रहा है। यानी सेंटर पे इनके द्वारा बनाया हुआ एंगल क्या है, इक्वल। तो उस कंडीशन में ये जो कॉर्ड होगा ना, ए बी और सी डी, ये भी बराबर ही होगा। इसी का डायरेक्ट कन्वर्ज है ये। यानी इफ एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, देन क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू ए बी होगा। क्लियर है। यानी सेंटर पे बना हुआ अगर एंगल इक्वल होगा तो कॉर्ड इक्वल होगा। इसमें क्या था कि कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 2 जिसको याद है वो 3 भी आसानी से याद कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग 4 और 5 को डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग नोट। तो थ्योरम नंबर 4 और 5 समझते हैं। 4 में क्या है, 4 में कहता है कि सपोज दैट ए और बी एक आर्क है, ये आर्क, और ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी और डी के। ये सी है और ये डी है। तो ये दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब लेंथ उसका इक्वल होगा। तो ये दोनों आर्क जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो कॉर्ड होगा, इनको मिलाने पे जो कॉर्ड बनेगा वो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी इफ ए बी, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड सी डी के।
ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देन उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कॉर्ड है हमारा ए बी, इसका भी लेंथ सी डी के बराबर होगा। क्लियर है? प्रूफ करना अभी हम नहीं सिखा रहे हैं, अभी सिर्फ थ्योरम को समझा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही समझना है कि अगर आर्क इक्वल होगा, इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये जो कॉर्ड है उसका लेंथ भी सेम होगा। अब इसी का फिर से कन्वर्स थ्योरम नंबर 5 है हमारा। वहां क्या है कि कॉर्ड अगर इक्वल है तो आर्क क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देख लेते हैं इसमें एक बार फिर से। सपोज दैट ये दोनों कॉर्ड है ए बी और यहां पे एक कॉर्ड है सी डी। अब ये दोनों इक्वल है इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो ये जो आर्क है ना हमारा, ये आर्क हो गया और ये आर्क हो गया। आर्क क्या होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का टुकड़ा होता है। तो ये ए बी, देन आर्क ए बी, आर्क का ये साइन है, ये आर्क बता रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सी डी के। यानी आर्क ए बी आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। कब, जब ये कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 5 था। अब 6 और थ्योरम नंबर 6 देखते हैं कि वो क्या कहता है। थ्योरम नंबर 6 कहता है कि सपोज दैट एक कॉर्ड है ए बी और ये हमारा सेंटर है ओ। अब इस सेंटर से यदि बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एकदम 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो इस कॉर्ड को बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट्स में काटेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इस थ्योरम को लिखेंगे कैसे, तो कहता है कि इफ ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल बनाएगा तभी ऐसा होगा। ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये एम जो है इस पूरे ए बी को दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा। क्लियर है? ये थ्योरम 6 हो गया। 7 फिर इसी का कन्वर्ज हो गया। क्या होगा 7 में कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ओ एम परपेंडिकुलर होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट फिगर में। तो सपोज दैट ए बी एक लाइन है, कॉर्ड है। अब इस पे एक ओ एम ड्रॉ किया गया है जो इसको बराबर बराबर पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एम जो है ए बी और ए बी को ए एम और एम बी के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी इफ ए एम इज इक्वल टू एम बी, जितना ये है उतना ही ये है, तब निश्चित है कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर ही होगा, तभी ऐसा हो सकता है। देन तब हम कह सकते हैं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्लियर है? यदि ये लाइन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि ओ एम परपेंडिकुलर ही रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी का कन्वर्ज है। इसमें क्या था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा था। यहाँ क्या है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर रहा है ओ एम। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। थ्योरम नंबर 8 देखते हैं क्या है। थ्योरम नंबर 8 में है कि ये जो कॉर्ड है हमारा, सपोज दैट ए बी, ये कॉर्ड सेंटर से सपोज दैट D1 डिस्टेंस पे है, और एक और कॉर्ड है सी डी जो सेंटर से, सेंटर O है, इससे D2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो थ्योरम 8 क्या कहता है कि यदि ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है, सपोज दैट इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, यदि ये दोनों इक्वल है तो निश्चित है कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे भी होगा, यानी ये D1 और D2 भी बराबर होगा, तभी दोनों कॉर्ड इक्वल है। यानी इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी डी चूंकि दोनों इक्वल है, देन D1 क्या होगा, D2 के बराबर होगा। ठीक है, यही हमारा थ्योरम नंबर 8 था। इसको हम लोग अगर नाम दे दें यहाँ पे M और N, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल होगा। क्लियर है? अब इसी का डायरेक्ट कन्वर्स जो है थ्योरम नंबर 9 है। इसमें क्या पढ़े कि ये जो कॉर्ड इक्वल है
इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। उसमें क्या पढ़ेंगे कि सेंटर से डिस्टेंस बराबर है इसलिए कॉर्ड इक्वल होगा। ठीक है, देख लेते हैं। सपोज दैट यहां से ये सेंटर है हमारा, यहां से इक्वल डिस्टेंस पे दो कॉर्ड है, एक है ए बी और दूसरा है सी डी। तो यहां से डिस्टेंस इनका इक्वल है। अगर ये D1 है तो यहां से ये भी तुम्हारा क्या है, D1 ही है। ये M और ये N दो पॉइंट दे देते हैं हम लोग। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ D1 इक्वल टू D2, अगर हम इसको D2 ले लेते हैं, इफ D1 इक्वल टू D2 मतलब दोनों अगर बराबर हो, देन जो कॉर्ड होगा ना हमारा AB वो भी बराबर होगा CD के। क्लियर है? ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये कॉर्ड हमारा इक्वल होगा, और यदि ये कॉर्ड इक्वल है मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यही हमारा थ्योरम नंबर 10 क्या है वो देख लेते हैं। सपोज दैट ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे दो कॉर्ड हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, एक ए बी और दूसरा है सी डी। ठीक है, ये दो कॉर्ड है। तो थ्योरम नंबर 10 क्या कहता है कि जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर के ज्यादा करीब होगा वो कॉर्ड बड़ा होगा। सपोज दैट अगर ये O है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस D1 लेते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग D2 लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा कौन होगा, जो सेंटर के ज्यादा करीब होगा। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ D2 से बड़ा है D1 यानी D2 छोटा है, ये छोटा है, सेंटर से छोटा होने का मतलब सेंटर के ज्यादा करीब है, तो ये CD जो होगा वो बड़ा होगा किससे, AB से। क्लियर है? यानी जो सेंटर के जितना करीब होगा उतना ही वो बड़ा होगा। चूंकि ये डिस्टेंस कम है, D2 छोटा है, इसका मतलब ये सेंटर से ज्यादा करीब है CD, तो CD बड़ा होगा। ये सेंटर से दूर है तो AB छोटा होगा। यानी जो सेंटर के जितना करीब होगा उतना ही कॉर्ड बड़ा होगा। ठीक है, अब इसी का डायरेक्ट उल्टा वहां पे है कि जो बड़ा कॉर्ड होगा वो सेंटर के ज्यादा करीब होगा। इसमें क्या था, जो सेंटर के ज्यादा करीब है वो कॉर्ड बड़ा होगा, और उसमें क्या होगा, जो कॉर्ड बड़ा होगा वो सेंटर के करीब होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा CD है और ये AB है। तो यहां पे इफ CD अगर बड़ा है AB से, यानी ये कॉर्ड बड़ा है AB से, तो ये जो डिस्टेंस है इसका, वो डिस्टेंस क्या होगा, वो कम होगा सेंटर से। यानी D1 से D2 बड़ा होगा, यानी ये CD नियरर टू सेंटर होगा। CD नियरर टू सेंटर, ये सेंटर के ज्यादा करीब होगा। ठीक है, यानी सेंटर के जो करीब हो गया वो ज्यादा बड़ा कॉर्ड हो गया। सेंटर से जितना दूर होता जाएगा वैसे कॉर्ड छोटा होता जाएगा। अब देख लो, अगर इसको और दूर करेंगे तो कॉर्ड और छोटा हो गया, और दूर किया और छोटा, और दूर कर दिया और दूर कर दिया, एकदम आगे जाके पॉइंट साइज में आ जाएगा। तो सेंटर से जितना दूर कॉर्ड होता जाएगा उतना ही उसका लेंथ छोटा होता जाएगा, सेंटर के जितना करीब आता जाएगा उतना ही उसका लेंथ बड़ा होगा। यही थ्योरम है। थ्योरम 12 जो है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे बेस्ड है, यानी पहले से ये दोनों ट्रायंगल को सर्कल को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है कि ये दोनों सर्कल क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल से। तो उस कंडीशन में कहता है कि अगर मान लो ये AB कॉर्ड है, ठीक है, ये वाला कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट है इस सर्कल के कॉर्ड CD के। ठीक है, यानी AB आर्क CD आर्क के कॉन्ग्रुएंट है, तब इसका जो कॉर्ड होगा AB वो इसके कॉर्ड CD के इक्वल होगा। ठीक है, यही चीज हम लोग सिंगल सर्कल में पढ़े थे कि उसमें क्या था कि अगर आर्क इक्वल हो रहा था तो कॉर्ड हमारा इक्वल होता था। इसमें यही चीज दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर दे दिया है कि इस सर्कल का अगर आर्क इस सर्कल के आर्क का कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो कॉर्ड है AB इस सर्कल के कॉर्ड CD के इक्वल होगा। ठीक है, और ये तभी होगा जब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में आसानी से, इफ AB
arc is congruent arc CD, then AB क्या होगा? कॉड AB कॉड CD के इक्वल होगा। क्लियर है? अगला जो थ्योरम है, थ्योरम 13, वो इसका ही उल्टा है। ठीक है, कन्वर्स है इसका। उसमें क्या कहता है कि अगर ये कॉड इक्वल हो गया, इफ AB इक्वल है CD के, देन तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये कॉड इक्वल है तो ये जो हमारा आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देन हम लिख सकते हैं कि AB आर्क वो कॉन्ग्रुएंट होगा आर्क CD के। ठीक है, तो इसका ही उल्टा, इसमें क्या था? आर्क कॉन्ग्रुएंट था तो कॉड इक्वल था। इसमें क्या है? कॉड इक्वल है तो आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा। कब होगा? जब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा तभी होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 12, ये थ्योरम नंबर। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम 14 क्या है? कहते हैं कि दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, तब ये जो कॉर्ड है हमारा AB और ये कॉर्ड है CD, ये दोनों जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे, वो एंगल बराबर बनाएंगे। अगर ये x डिग्री का बनाता है और ये भी क्या करेगा? x डिग्री का ही बनाएगा। ठीक है, तो दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट हो, ये हम लोग सिंगल सर्कल में पढ़े हुए हैं, उसी को यहाँ पे दो सर्कल जो कि कॉन्ग्रुएंट है उस पर भी लागू होता है अलग अलग। तो अगर कहता है क्या? इफ AB इक्वल टू CD, देन एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों भी बराबर होंगे। यानी कॉर्ड बराबर है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल भी बराबर होगा, यदि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो तो। ठीक है, अब 50 नंबर इसी का उल्टा है कि अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, दैट मीन्स ये कॉर्ड इक्वल होगा, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। 15 में क्या है? इफ एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, अगर ये दोनों इक्वल है, देन AB क्या होगा? CD के इक्वल होगा। क्लियर है? इसी का कन्वर्स किया हुआ है। इसमें क्या था? कॉर्ड इक्वल था तो सेंटर पे एंगल इक्वल बन रहा था। 15 में क्या है? सेंटर पे एंगल इक्वल है, दैट मींस कॉर्ड बराबर होगा। ठीक है, थ्योरम 16 क्या है? 16 में कहता है कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उस कंडीशन में ये AB और CD जो कि इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे भी होगा। कैसे लिखेंगे इसको? इफ AB इक्वल टू CD, देन जो डिस्टेंस है सेंटर से इस कॉर्ड का OM और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ON, वो दोनों बराबर होगा। यानी D1, इसको हम लोग D1 से रिप्रेजेंट किए हैं और उसको D2 से किए हैं, वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये भी थ्योरम सर्कल 1 के लिए हम एक सर्कल के लिए हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे दो सर्कल जो कॉन्ग्रुएंट है उस पर भी लागू होता है। ठीक है, कि अगर कॉर्ड इक्वल है, दैट मीन्स वो सेंटर से बराबर ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और 17 नंबर इसी का कन्वर्स हो जाएगा कि सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है तो जो कॉर्ड है वो इक्वल होगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे 17 को? इफ OM इक्वल टू ON, देन AB इक्वल टू CD। यानी अगर ये जो कॉर्ड है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, अगर वो इक्वल है तो कॉर्ड बराबर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, थ्योरम में सर्कल का इतना ही था। आई होप आपका डाउट जितना भी होगा वो क्लियर हो गया होगा। आप थ्योरम को अच्छे से समझ गए होंगे। जब एक बार समझ जाएंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में, इसके जो प्रॉब्लम्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। इस पे मैं एक न्यूमेरिकल्स का जो प्रॉब्लम्स है उसके भी वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर। ठीक है, फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, 2-3 दिनों में मैं इसके एक्सरसाइज का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।